Hello students, I am Ravinder Singh. Today this previous topic is chapter number 9 of class 12 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि रिलेटेड है 9th चैप्टर से, क्लास 12 से। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्कोप एंड डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि एक बिजनेस में हम लोग जो डिसीजन लेते हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द एफिशिएंट एक्वाजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट का यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर हम मैनेजमेंट मीन्स होता है किसी भी चीज को मैनेज करना। हम यहाँ पे क्या मैनेज कर रहे हैं? फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं, पैसे को मैनेज कर रहे हैं। कैसे मैनेज करेंगे कि कहाँ से पैसा आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एफिशिएंट एक्वाजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स, कहाँ से पैसा अरेंज करेंगे, कहाँ से आएगा, कहाँ पे हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और जो प्रॉफिट होगा वो किस तरह हम लोग डिविडेंड जो होगा जो शेयर होल्डर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस सारी चीज़ों के बारे में हम अगर डिस्कस करते हैं तो किस में आ जाता है? हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाता है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट फ्लो ऑफ कैश, कैश के फ्लो को क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स अगर इनफ्लो हो रहा है मीन्स कहाँ से आप पैसा अरेंज कर रहे हैं, आउटफ्लो मीन्स कहाँ पे पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे आप पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना पैसा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना किस सोर्स से हमें पैसा अरेंज करना है। यही सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं किसमें? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाती हैं। एंड इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट एफिशिएंट एक्वाजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी। हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, मींस पैसा आप एफिशिएंटली लेंगे, ना तो ज़्यादा लेंगे ना ही कम लेंगे, जिससे कि हमारा जो बिजनेस है वो स्मूथली वर्कआउट करता रहे, कभी पैसे की कमी ना आए और ना ही ओवर कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। एफिशिएंट हम लोग यूटिलाइज कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन लेंगे हम लोग वो भी बहुत ही एफिशिएंटली प्रॉपर्ली होने चाहिए, कि हम लोग ऐसी जगह पैसा ना लगा दें जिससे कंपनी को या बिजनेस को क्या हो सके, लॉस ना हो जाए। थर्ड पॉइंट आता है जो पैसा जनरेट होगा, इनकम जो जनरेट होगी, वो जो इनकम जनरेट होगी सारे खर्चे पे करने के बाद उसमें कितने परसेंट हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कितने परसेंट शेयर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितने परसेंट हम लोग जो रिटेन अर्निंग करेंगे प्रॉफिट का वो हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूट हम लोग नहीं करेंगे। ये सारी चीजें बहुत ही परफेक्टली एफिशिएंटली होनी चाहिए, उसी को बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है द कॉमन एक्टिविटीज और एरिया व्हिच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मींस ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिससे कि हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हो जाता है, इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। The common activities area which are influenced by the financial management, first is size and composition of fixed assets. Size and composition of fixed assets means कितना पैसा कंपनी फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहती है, ये चीज भी हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसको इफेक्ट करेगी। The size and composition of fixed assets depend directly on investment decision. ये सीधा हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफेक्ट करती है कि हम कितने एसेट्स में, कितने फिक्स्ड एसेट्स में हम लोग अमाउंट क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सेकंड वन है अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स, मींस अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स मींस कितनी फर्म के पास क्या पॉलिसी बनाती है वो करंट एसेट्स के बारे में, कितना उधार लेवल कर सकती है, कितना स्टॉक रहेगा, कितना रॉ मटेरियल, कितना बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहेगा। इन सारी चीजों के बारे में ये चीज हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसको इफेक्ट करेगा, कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मींस हमें लॉन्ग टर्म के लिए कितना पैसे की जरूरत पड़ेगी, शॉर्ट टर्म के लिए कितनी पड़ेगी, ये चीजें भी हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इफेक्ट करेंगी। मींस लॉन्ग टर्म के मींस आप किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाते हैं, उस पैसा कितने सालों में वो रिटर्न होगा, कितने परसेंट उस पे प्रॉफिट आएगा। शॉर्ट टर्म के लिए मींस डे टू डे खर्चों को पूरा करने के लिए हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, कहाँ से अरेंज किया जाएगा, कहाँ कौन से सोर्स होंगे, ये सारी चीजें भी हमारे किसमें आ जाती हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इफेक्ट करेंगी। नेक्स्ट आ जाता है फिक्स्ड डेट इक्विटी रेशियो। फिक्स्ड डेट इक्विटी रेशियो मींस
देयर आर टू वर्ड्स, डेब्ट एंड इक्विटी। डेब्ट मींस होता है लोन एंड इक्विटी मींस शेयर कैपिटल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप क्या करते हैं, कितना रेशियो हमने रखना है, मींस कि आपने टोटल कैपिटल जो आपने अरेंज करना है, टोटल पैसा जो बिजनेस में लगाया है वो दो सोर्सेस से लगता है, एक ऑनर फंड होता है और एक बोरो फंड होता है। ऑनर फंड कौन सा हो जाएगा, इक्विटी वाला हो जाएगा, प्लस रिटेन अर्निंग, एंड डेब्ट मींस आपने लोन कितना ले रखा है, बोरो बाहर से कितना बोरो कर रखा है, तो उसका रेशियो कितना रहेगा, ये चीज भी हमें इफेक्ट करती है। नेक्स्ट आ जाता है ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस, और जो जितने भी आइटम्स हैं, छोटी मोटी इनकम्स, जो खर्चे हैं, वो सारी चीजें भी हमारे डिसीजंस को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट जनरली आइटम्स रिलेटेड टू दी, जितने भी रेवेन्यू जनरेट होगा, नहीं कमीशन रिसीव हो रही है, रेंट रिसीव हो गई, उधर खर्चों की बात करते हैं, हमें डेट कितना हुआ है, हमें सैलरी कितनी देनी पड़ रही है, तो ये सारी चीजें हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस में शो करती हैं, वो भी सारे हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। सो दीज आर द कॉमन एरियाज व्हिच इन्फ्लुएंस द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, देयर आर फोर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मींस हम लोग इतनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, इतने लोग हमने लगा रखे, एम्प्लॉइज लगा रखे, ये किस लिए है, ये सारा मेन जो फोकस किया जाता है कि हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि अगर हमने इतना एफर्ट्स लगाया है, इतनी मेहनत की है, इतने लोग लगे हुए हैं, इतना जो काम देखा हमने एसेट्स में पैसा, मेन हमारा जो टारगेट क्या है, मेन गोल क्या है हमारा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, किसी तरीके से प्रॉफिट किसी क्या हो, मैक्सिमाइज हो। फर्स्ट गोल जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। मींस पिछले साल अगर कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 10 करोड़ था, नेक्स्ट ईयर 11 करोड़, 12 करोड़ या 15 करोड़ हो। नेक्स्ट आ जाता है मेंटेन ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मींस है बहुत जल्दी कैश जो है कन्वर्ट करना, किसमें जल्दी से जल्दी करंट एसेट्स को कन्वर्ट कर देना। कैश मींस कैश की कभी भी बिजनेस में कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ब्लड की तरह जैसे हमारी बॉडी में ब्लड काम करता है, ऐसे ही पैसा जो है बिजनेस में काम करता है। अगर पैसे की कमी आती है तो वर्क स्मूथली आप नहीं कर सकते हैं, सारी ही चीजों पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन, सेल्स पे। तो इसीलिए लिक्विडिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए। मींस तरलता का मतलब हो गया कि पैसे की कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए, जितना ज्यादा उतने लगभग आना चाहिए, रोटेट करते रहना चाहिए, पैसा फंसा नहीं होना चाहिए, जिससे क्या हो जाए जो हमें प्रॉब्लम्स है आप फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थर्ड जो ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फंड्स का प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन हो। प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन में सबसे पहले जो डिसीजन लेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो लेते हैं कि सही जगह पे पैसा लगाना चाहिए। दूसरा है कि जो सोर्सेस आप अपनाएंगे, जो आपने सोर्सेस जहाँ से लिया वहाँ से प्रॉपर्ली आप वहाँ से पैसा अरेंज करेंगे, ताकि ब्याज इंटरेस्ट रेट कम हो और रेट ऑफ रिटर्न क्या हो, ज़्यादा हो। तो जितने भी फंड है उनका प्रॉपर्ली क्या होना चाहिए, यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना चाहिए जिससे कंपनी को क्या हो सके, लॉस हो सके। सो प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन थर्ड ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट विद द क्रेडिटर्स। जो क्योंकि अगर आपने गुडविल मेंटेन करनी है, गुडविल बनानी है मार्केट में, आपने जितने कमिटमेंट कर रखे, जो वादे कर रखे क्रेडिटर से, उधार वालों के, बैंकर से, वो आपको ऑन टाइम क्या करेंगे, आप पूरे करेंगे, जिससे क्या होगा कि इन फ्यूचर आपकी जो गुडविल है और ज़्यादा अच्छी होगी। और ये सारे किससे होंगे, फाइनेंस से होंगे। अगर आपके पास अवेलेबल मनी है, पैसा है और आप अपने समय पे कमिटमेंट पूरे कर सकते हैं, तो इन फ्यूचर आपको कभी भी पैसे की दिक्कत भी नहीं आएगी। और अगर आपको उधार की भी जरूरत पड़ेगी तब भी आपको कोई मना नहीं करेगा। मींस आपकी जो रेपुटेशन है, ये गुडविल है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी जब आप समय पे कमिटमेंट अपने पूरे कर देंगे। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट: प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेन लिक्विडिटी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड मीट द कमिटमेंट्स। अपने कमिटमेंट्स को क्या करना, पूरा करना। These are the objectives of the financial management. अब बात करते हैं डिसीजंस की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। There are three financial decision. First is investment, second is finance and third is dividend decision.
आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को दो नामों से और भी बुलाया जाता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोला जाता है एंड वेयर इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड कैपिटल भी बोला जाता है। इसको तीन नामों से जाना जाता है। सो मीनिंग का इन्वेस्टमेंट डिसीजन में होता क्या, किस चीज से डिसीजन हम करते हैं? दिस इज डिसीजन इज रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ एसेट्स। यहाँ पे हम लोग एसेट्स का सिलेक्शन करते हैं। एसेट का सिलेक्शन मींस हमने पैसा कहाँ पे लगाना है, उससे रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट प्लान है हमारा वो हम किस में डिस्कस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में डिस्कस करेंगे कि किस प्रोजेक्ट में हमें पैसा लगाना चाहिए, कितना पैसा हमारा उसमें लगेगा, कौन कौन सी हमें एसेट्स परचेज करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें हम लोग किसमें पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आती है कि किस प्रोजेक्ट में उसका फिर प्रॉफिट रिटर्न देखा जाता है, उसकी ग्रोथ देखी जाती है, सोर्सेज देखे जाते हैं, सारी चीजें मतलब कि रिसोर्सेज कहाँ से अवेलेबल होंगे, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है वो आप सारी इसमें डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पढ़ेंगे। अब देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कुछ फैक्टर्स भी हैं हमारे जो हमारे कैपिटल बजटिंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट मींस होता है कि आप जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं उसमें से इतना पैसा जनरेट होना चाहिए कि आपके जो डे टू डे खर्चे हैं वो पूरे होते रहे, मींस इनकम जनरेट होनी चाहिए। या जिस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हैं उसको चलाने के लिए आपके पास अवेलेबल कैश होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एक बार प्रोजेक्ट लगा लिया उसको अगर चलाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि कुछ आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज जो हैं बन जाती हैं लेकिन उसके बाद चलने का ना करने का कारण होता है कि या तो उनसे उतना कैश जनरेट नहीं हो पाता कि वो कंपनी चल सके या प्लांट चल सके, या चलाने वालों के पास पहले से पैसा नहीं होता कि प्लांट को खरीद लिया लेकिन प्लांट को चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, वर्किंग कैपिटल की क्या है उनके पास शॉर्टेज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा डिसीजन इफेक्ट हमारा जो पहला फैक्टर है वो हमारे डिसीजन को इफेक्ट करेगा, वो क्या है, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। Whenever a company is invested the huge fund in the investment proposal, there is some regular amount of cash flow to meet the day-to-day requirement. मींस वो कहता है कि बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप डे टू डे एक्सपेंसेस को क्या कर सके, मीट जो डेली के जो खर्चे हैं उनको आप क्या कर सके, पूरा कर सके। द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो ऑन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विल बी एबल टू जनरेट मस्ट बी असेस्ड प्रॉपर्ली बिफोर इन्वेस्टिंग इन द प्रपोजल। मींस कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले आप इस चीज पे भी और डिस्कस कर लेंगे कि उस प्रपोजल से, उस प्रोजेक्ट से हमें कुछ पैसा जनरेट हो जिससे कि हम उस प्रोजेक्ट के जो डेली के खर्चे हैं वो क्या कर सके, पूरे कर सके। नेक्स्ट जो आता फैक्टर वो कौन सा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में अगर बात करें तो इसको एग्जांपल से बात कर लें। मान लीजिए एक ए प्रोजेक्ट है, दूसरा कौन सा है, बी प्रोजेक्ट। दो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का जो रिटर्न है वो कितने परसेंट है, 10% है। इसका जो रिटर्न है वो कितने परसेंट है, 50। रिटर्न मींस जो रेट ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट जनरेट करने में जितना कैपिटल लगाते हैं उस कैपिटल पे हमें कितना रिटर्न आ रहा है, कितने परसेंट वापसी आ रही है। यहाँ 10% वापसी आती है, रिटर्न होता है, यहाँ पे कितना परसेंट है, 15%। तो जो प्रपोजल, जो प्रोजेक्ट हमें बेस्ट रहेगा, जिसका रिटर्न क्या होगा, ज्यादा होगा, हम उसी को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं तो बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। उसमें से एक ये भी फैक्टर है कि आप उसके रिटर्न्स को भी कंपेयर करेंगे कि जब आप सिलेक्शन करते हैं एसेट्स का या प्रोजेक्ट का तब आप उसके रिटर्न के बारे में भी डिस्कस कर लें, ताकि जिस प्रोजेक्ट में ज्यादा रिटर्न होगा उसी प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करें। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क इन्वॉल्व। देखिए रिस्क जो है हर बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहता, क्योंकि रिस्क नहीं है तो बिजनेस नहीं। तो हम हर प्रोजेक्ट में प्रॉफिट, कैश पोजीशन देखने के बाद, रिटर्न देखने के बाद फिर उसका देखा जाएगा कि किस प्रोजेक्ट में कितना रिस्क है। क्यों, क्योंकि अगर नई कोई कंपनी है तो वो ज़्यादा रिस्क अफोर्ड नहीं कर पाएगी। ज़्यादा रिस्क का मतलब है क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। अगर कंपनी को ज़्यादा लॉस हो गया, बिजनेस को ज़्यादा लॉस हो गया तो कंपनी दोबारा से नहीं खड़ी हो सकती, दोबारा से रिवाइव नहीं कर पाएगी। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम लोग रिस्क को कंपेयर करते हैं, ना तो हमें ज़्यादा रिस्क वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, ना ही बहुत कम वाले में। क्योंकि थ्योरी तो है कि जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा और जितना कम रिस्क लेंगे उतना कम प्रॉफिट होगा।
आपने एक स्टेबल थ्योरी पॉलिसी पे चलना है कि हमें ना तो ज़्यादा रिस्क वाले प्रोजेक्ट में लिया जाएगा, ना ही मॉडरेट रिस्क होना चाहिए, ठीक ठाक, जिससे कि हमें प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो सके। भी इतना बड़ा पैसा लगा रहे हैं तो इनकम तो जनरेट होनी चाहिए। मीन्स मॉडरेट रिस्क होगा, उसी प्रपोजल को आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में आ जाता है कि आप जिस तरह का प्रोजेक्ट ले रहे हैं, जहाँ पे आप पैसा लगा रहे हैं, मान लो अगर हम शुगर फैक्ट्री लगा रहे हैं, शुगर मिल लगाते हैं, तो शुगर मिल लगाने के लिए फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, शुगर मिल लगाने के लिए वहाँ पे हमें शुगर केन की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी, रोड्स, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की। मीन जिस प्रोजेक्ट को आप लगा रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट को लगा रहे हैं, उसके लिए हमें जितने रॉ मटेरियल, लेबर, टेक्नोलॉजी, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इनकी फैसिलिटी भी होना क्या है, जरूरी है। आप उस प्रोजेक्ट को नहीं प्रेफरेंस देंगे जिसके लिए हमें रॉ मटेरियल बहुत दूर से लाना पड़े, या लेबर बहुत दूर से लानी पड़े, या टेक्निक्स, या हमारे लिए कोई मार्केट पास में भी मार्केट ना हो जहाँ पे हम उसको गुड्स को अपने जो प्रोडक्ट है बेच ना सकें। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे, कि आपको इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में जो चीज़ें आती है, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, लेबर हो जाएगी, टेक्नोलॉजी इजिली, रोड्स सही है, इन चीज़ों में भी ध्यान रखना पड़ेगा। जिस प्रोडक्ट में इजिली अवेलेबल हो जाए उसी को आप सेलेक्ट करेंगे। सो दीज आर द 4 factors which are affect our budgeting decision. First है cash flow, second है return, third है risk and fourth is investment criteria. ये चीजें हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफेक्ट करनी है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हमें इन चीजों पे भी डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ कैपिटल बजटिंग। स्कोप ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन मींस कि इसका क्या स्कोप है, इसकी क्या जरूरत है। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, लाखों या हजारों की बात नहीं आती है, करोड़ों में आ जाती है इसकी बात। तो जब हम इतने पैसे लगा रहे हैं तो इसकी ग्रोथ भी हमें बहुत लंबे समय तक मिलती है। एक बार हमने अगर राइट प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया तो इसका जो रिजल्ट है हमें बहुत सालों तक मिलता है। मींस लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमारी। द कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंपनी एज फंड इन्वेस्ट इन द कैपिटल एसेट ब्रिंग रिटर्न इन फ्यूचर प्रैक्टिस एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी डिपेंड ऑन दीस डिसीजंस ओनली। अगर आपने सही डिसीजन ले लिया तो ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर कि आपकी कितनी ग्रोथ होगी। अच्छे डिसीजन लिया तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो डाउनफॉल होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। पहले ही बताया गया है कि एसेट्स परचेज करते हैं, इसमें एसेट्स परचेज करने का मतलब है बिग अमाउंट खर्च होता है। बिग अमाउंट मींस हमें बहुत ज़्यादा पैसे की क्या पड़ती है, इसमें जरूरत पड़ती है। सो दीज डिसीजंस को लेने से पहले बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना पड़े, ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि लार्ज अमाउंट जब आप हम एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर रिवाइव करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, बाइंग ऑफ एसेट्स की ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड इज रॉन्ग प्रपोजल इज सिलेक्टेड, इट मे बी रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड। अगर आपने गलती से भी गलत डिसीजन ले लिया तो बहुत बड़ा अमाउंट आपका क्या चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। आप डेब्ट के नीचे कर सकते हैं, कर्जे के कर्जा हो सकता है आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। सो लार्ज अमाउंट जब आप इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए आपको पहले से बहुत ध्यान से प्रोजेक्ट को सिलेक्शन करना जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क इन्वॉल्व। बड़ा अमाउंट है तो रिस्क भी ज़्यादा है। सो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका रिस्क जो होना चाहिए मॉडरेट होना चाहिए। हमने पहले डिस्कस कर लिया था फैक्टर्स में कि इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे जिससे कंपनी को अगर लॉस होता है तो बहुत ज़्यादा लॉस में वो चली जाए। नेक्स्ट आ जाता है इरिवर्सिबल डिसीजन है। इरिवर्सिबल डिसीजन मींस चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया, एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उस डिसीजन की वापसी में बहुत ज़्यादा लॉस होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी फैक्ट्री खोलने में अगर हमने लगा लिया, डिसीजन ले लिया है, तो जब फैक्ट्री बन जाएगी या प्लांट लग जाएगा उसके बाद हम सोचे भी हम इसमें बैक कर लें तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा कंपनी को या बिजनेस को। सो डिसीजन लेने से पहले हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप रिवर्सिबल नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो हमारे बाकी डिसीजंस को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट and common activities or area which influenced by the financial management and objective of financial management, and there are तीन डिसीजन हमने
पढ़े, जिसमें से हमने आज इस वीडियो में एक डिसीजन डिस्कस किया है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस द फाइनेंशियल डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।